अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रूव करना है इरेशनल, और हमने लेट क्या किया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो जब रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो हम रूट 5 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म ले सकते हैं हम। तो हम इसको लिख दे रहे हैं कि इक्वल है किसके, a अपॉन b के। ठीक है, वेयर a and b are integers, ठीक, a और b के हमारे इंटीजर्स। और हम यहाँ पे एक चीज और मतलब इसको अज्यूम कर ले रहे हैं कि a और b के हमारे कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है, a और b के हमारे इंटीजर्स और साथ साथ में a और b के हमारे कोप्राइम। यही लिख देते हैं इसको हम, एंड a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें समझना है कि कोप्राइम होता क्या है। देखिए कोप्राइम क्या होता है, मान लो एक नंबर है हमारे पास 4 और एक नंबर है 5, ये दोनों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम क्यों है, कोप्राइम वो नंबर होते हैं, ठीक है, हमेशा पेयर में होंगे और उनके अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। जैसे 4 कॉमन फैक्टर क्या क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 और 4, मतलब 4 1 2 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 5 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5। तो कोप्राइम वो नंबर होंगे जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, ऐसे 2 3 9 और 10 ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम क्यों है ये, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जब हम 9 की बात करें तो 9 किस किस के टेबल में आता है, 1 के में आता है, 3 और 9। और 10 किसके टेबल में आता है, 1 2 5 10। तो हम देख सकते हैं कि 9 और 10 में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोप्राइम। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो हमने लेट किया कि रूट 5 क्या हमारा रैशनल, और तो रूट 5 को हमने p बाई क्यू की फॉर्मूला a बाय फ्रैक्शन फॉर्म लिख लिया, a बाई b। अगर हम b को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b रूट 5 इक्वल टू a। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, b रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर और रूट 5 का रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा 5। तो हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना है हम एक बात, ये जो लाइन हमने लिखी है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो बड़ा ध्यान से। यहाँ पे इस लेंगे मतलब क्या है कि जब हम 5 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है a स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 5 को हम किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें a स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ध्यान समझे, मान लो कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर क्या है, इसके अकॉर्डिंग 3 है। बट अगर हम ध्यान समझे तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो 6 है वो हमारा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और एक नंबर हमें प्राप्त हो जाए तो जो हमारा नंबर प्राप्त हुआ है वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जिस नंबर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 6 है वो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और इस लाइन का मतलब भी यही ध्यान समझिएगा कि 5 को जो हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 5 इंटू बी स्क्वायर है तो हमें a स्क्वायर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर वो क्या है, डिविजिबल। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यही बात बच्चों को जल्दी समझ में आती नहीं है तो ये लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। तो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या स्टेप कैसे आ रहा है हमारा। तो हम लिख लेंगे कि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अब हमें एक बात और समझनी है, देखो ध्यान से। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लिखें कि 6 का स्क्वायर डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो जाएगा, परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अगर हम लिखें कि 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 कह सकते हैं ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो a भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब आगे समझिए, जब a 5 से डिविजिबल है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि जो 6 है वो 5 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है। जो 6 है यहाँ पे वो 2 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि मतलब क्या है कि 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, हमें 6 देगा। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से। ठीक है, यहाँ पे बात को समझना है कि जब 6 2 से डिविजिबल है, देखो जब 2 से डिवाइड हम करेंगे, 6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 3, 6 फिर 0। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या है कि जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरीके से जब हमारा जो a है, a वो 5 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो a है वो हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उस नंबर को हम मान लेते हैं c। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे वेयर c इज एनी
इंटीजर। ठीक है, सी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो ये हो गया। आगे समझिए, अब जो हमारी ए की वैल्यू आई है, ए इज इक्वल टू 5c, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हमारी, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जो ए की वैल्यू इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5c इसका होल स्क्वायर। ये 5b स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझो। अगर हम इस 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, कट जाएगा 5 वन जा 5 और 5 5 25, तो यार हमारा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर देखा था। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हमने क्या था, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने ये कहा था कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब क्या था इसका, जब हम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन जो बनी हमारी इसको देखें, देखो ध्यान से, तो देखो क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि जब हम 5 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम 5 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखते हैं, देखना समझना ध्यान से, हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये चीज कैसे आती है मैंने आपको यहाँ बताया था 6 और 2 का एग्जांपल लेके भी। ठीक है, यहाँ पे हमें समझा था हमने, ये सब हमारा रफ वर्क ध्यान रखना, ये बस आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, कि जब हमने 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब अगर 6 प्राप्त हो रहा है हमें, तो मतलब इसका क्या होता है कि जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। और अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें 2 चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। एक तो आप इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और जो हमने ऊपर किया इसको देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है a इज डिविजिबल ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों लाइन को हम ध्यान से समझें तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है और जो b है हमारा, ये b भी 5 से डिविजिबल है। और ऊपर स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया था कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट जब हमने इसको को प्राइम मान के आगे सॉल्व किया तो
ए का और बी का हमें कॉमन फैक्टर दिख गया 1 के अलावा, वो क्या है 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है वो गलत है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, चीजों को ध्यान समझना एकदम। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर। सो देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो लाइन में लिखी है ऊपर, ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी क्या है हमारे को प्राइम, बट ये को प्राइम तो हमें दिख नहीं रहे क्योंकि हमें इसमें 1 के अलावा 5 कॉमन फैक्टर दिख गया। तो लिखेंगे इसको, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B are co-prime। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। तो यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो आगे अब लिखते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen। एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब हम कोई चीज मान के किसी को सॉल्व करते हैं और वो चीज गलत साबित हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने माना था वो गलत था। ठीक, तो कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption। क्या थी हमारी assumption, that √5 is rational। ठीक है, ये हमारी assumption थी जो हमारी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट √5 is irrational। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसलिए जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल। देखो इस बात को मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, आप ध्यान समझिए थोड़ा सा। अगर मान लो कोई भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, जो रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि कोई नंबर रैशनल नहीं है, ठीक है, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में करा गया था, इस क्वेश्चन में किया हमने कि √5 को रैशनल मान लिया, और जब रैशनल मान के हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा वो गलत साबित हो गया। और जब कोई चीज गलत हो गई, मतलब रैशनल मान के किया और रैशनल वो गलत साबित हो गया, तो रैशनल तो फिर नहीं होगा, मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। तो जब कोई नंबर रैशनल नहीं होगा हमारा, तो वो नंबर क्या होगा,
इरेशनल। तो यही लॉजिक लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि रूट 5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा और अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक।